साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शिवाजी विनर्स में। आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसको कहते हैं वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। एक्सरसाइज नंबर 1.1 है इस चैप्टर की। आज हम इसको पूरा पढ़ेंगे। निम्नलिखित संख्याओं को, हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो इस प्रकार से कुछ सवाल दिए गए हैं, इनको क्रमशः हम एक एक करके देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है 140। इसका क्या करना है, हमको अभाज्य गुणनखंड करना है और इसको अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखना है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 140 है। क्या है? 140। इसको हल कर लेते हैं। देखिए, किसी संख्या के अगर अभाज्य गुणनखंड हमको ज्ञात करने हो तो उसके लिए पहले हमको अभाज्य संख्याओं की जानकारी होनी चाहिए। क्योंकि जिस भी संख्या का अभाज्य गुणनखंड हमको ज्ञात करना होता है उसको अभाज्य संख्याओं या फिर प्राइम नंबर्स से ही डिवाइड किया जाता है, अभाज्य संख्याओं से ही काटा जाता है। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं ये हम समझ लेते हैं। क्या होती हैं अभाज्य संख्याएं? तो अभाज्य संख्याएं कुछ ऐसी होती हैं। कैसे? जैसे हम देखते हैं अभाज्य संख्याएं, या फिर इनको ही कहते हैं प्राइम फैक्टर्स। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? 2, 3, 5, 7, 11, 13 और क्या होता है 17, ऐसे चल करके चलता जाता है। तो कैसे पता चला कि ये अभाज्य संख्याएं हैं? 2 एक अभाज्य संख्या है। आप कहेंगे क्यों है? क्योंकि 2 केवल 1 से डिवाइड होता है और स्वयं से डिवाइड होता है ना। यानी 2 केवल 2 से हो सकता है और 1 से डिवाइड हो सकता है। तो अभाज्य संख्याओं की डेफिनेशन हो गई, ऐसी संख्याएं जो 1 से और स्वयं से विभाजित हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। 3 केवल 1 से होगी और 3 से होगी, 5 केवल 1 से होगी और 5 से होगी, इस वजह से ये भी अभाज्य है। 7 के बाद आप देख रहे हैं हमने 9 छोड़ दिया है। 9 इस वजह से छोड़ दिया है क्योंकि 9 एक भाज्य संख्या है और 9 3 के टेबल में भी आता है। 1 के पहाड़े में भी आएगा और 9 के पहाड़े में भी आएगा और 3 के, यानी 2 से अधिक संख्याओं से 9 कट रहा है, इस वजह से ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो इसमें एक सवाल ये भी पूछा जाता है, कभी कभी आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी होती है? तो आप कहेंगे 2। आप इसमें एक प्रश्न ये भी है कि एक अभाज्य संख्या क्यों नहीं है? एक अभाज्य संख्या इस वजह से नहीं होती क्योंकि एक केवल 1 से ही कटता है और किसी अन्य से नहीं कटता। बाकी ये संख्याएं स्वयं से और 1 से, दो संख्याओं से कट रही हैं। और इसमें एक प्रश्न आ जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। तो चलिए 140 का हम गुणनखंड कर लेते हैं, अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। तो उनको इन्हीं संख्याओं से हमको विभाजित करना है। तो चलिए देखते हैं, 140 को काटते हैं। 140 लिखा हुआ है, इसको कैंसिल करते हैं। इस प्रकार से करना होता है, आपने सीखा होगा। इसको सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2। 2 से क्या ये 2 से कैंसिल हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। तो चलिए कैंसिल करते हैं। 2 से 140 में भाग देंगे। अगर ऐसे नहीं हमको आ रहा है तो हम भाग दे करके देख लेंगे। 2 का 140 में जब भाग देंगे तो क्या आएगा? 2 7 जा 14, यानी 2 सत्ते 14 और एक ये 0 आएगा 70। उसके बाद अब आ गया 70। चूंकि अब 70 आ गया तो ये किससे कैंसिल होगा, किससे कटेगा? आपको मालूम है ये भी 2 से कैंसिल हो जाएगा। 2 से कैंसिल हो रहा है, ये हमको कैसे मालूम चलता है? अगर कोई कितनी भी बड़ी या छोटी संख्या हो, अगर उसके इकाई में या आप कहें संख्या के बाद में ये शून्य हो, शून्य प्राप्त हो जाए तो वो संख्या 2 से विभाज्य होती है। आप कहेंगे अगर शून्य नहीं होगा तो क्या सभी अभाज्य होंगी? ऐसा नहीं है। अगर कोई शून्य के अलावा कोई ऐसा अंक है जो 2 के पहाड़े में आता है और यहाँ पर भी है तो वो संख्या भी 2 से कट जाएगी। यानी शून्य हो या फिर 2 के पहाड़े में आने वाली संख्या हो तो ये पूरी संख्या 2 से कैंसिल हो जाएगी, कट जाएगी। 2 से 70 को काटेंगे। देखो काटो, 2 का भाग जब 70 में देंगे तो क्या आएगा? 35 आएगा। अगर हम ऐसे नहीं काट पा रहे हैं तो हम यहाँ पर भाग दे लेंगे। कैसे 35 आएगा? 2 तिहाई 6, यहाँ पर एक बच गया तो इसके पास आ गया, यहाँ पर हो गया 10, तो 2 पंचे 10 यानी 35 हो गया।
उसके बाद अब हम 35 को काटेंगे तो क्या 2 से कट जाएगा, क्योंकि लास्ट में ना तो 0 है और 5 है, तो 5 तो 2 के टेबल में आता भी नहीं, 2 के पहाड़े में आता भी नहीं है, तो ये 2 से संख्या नहीं कटेगी। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या होती, 3। 3 के टेबल में ये आएगा क्या, 35 नहीं आएगा। तो अच्छा 3 से विभाज्य होने की शर्त होती है कि ये 3 से कट जाए, लेकिन ये 3 से नहीं कटेगा। 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या क्या है, 5, तो 5 से काटेंगे। 5 के टेबल में 35 आता है, कितनी बार में आता है, 7 बार में, 5 सत्ते 35। अब उसके बाद 7 किससे कटता है, केवल 7 से, इसको काट देंगे, 1 टाइम जाएगा, काट दिया हमने पूरा। अब इसको हम किस रूप में लिखना था, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, तो लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, 2 लिखा है, कितनी बार आया, 1 2, 2 बार 2 2 आया, तो यहाँ पर लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू फिर क्या लिखा है 5 फिर 7, दोनों सबका गुणा करा देंगे तो 140 के बराबर आ जाएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 2 2 बार आया तो पावर 2 चढ़ा दो, फिर 5 लिख दो, फिर मल्टीप्लाई 7 लिख दो, बराबर लगाओ 140 लिख दो। तो ये हमारी पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो चलिए अब हम लगाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्या दिया है, 156 156, इसका भी अभाज्य गुणनखंड करना है। तो चलिए करते हैं, कैसे करेंगे, 156 को काटेंगे, किससे कटेगा बेटा, ये कटेगा 2 से कट जाएगा। कैसे मालूम चला, लास्ट में क्या है 6 और 2 के पहाड़े में 6 आता है, यानी ये 2 से कट जाएगा। तो 2 से इसमें भाग देंगे, किसमें, 156 में। अगर हम ऐसे डायरेक्ट नहीं कर पा रहे तो हम यहाँ रफ में भाग दे लिया करेंगे। 2 का भाग देंगे 15 में, कितनी बार जाएगा, 7 बार, 2 सत्ते 14, कितना बचा, 1 बच गया, इधर आ गया, तो ये हो गया 16। 2 का भाग जब 16 में दिया तो क्या आ गया, 8। उसके बाद अब ये हो गया 78 या फिर 78, तो 2 के पहाड़े में 78 आएगा। तो देख रहे हैं हम इकाई में क्या दिया है, 8, तो 8 2 के पहाड़े में आता है, तो 78 भी 2 से कट जाएगा। काटो, क्या आएगा, 2 3 6 हो गया, 1 बचा, 1 यहाँ पर आ गया, 18 हो गया, तो दोनों 18, यानी 2 से 78 कट गया। अब 39 क्या 2 से कट जाएगा, 39 की इकाई में दिया है 9, 9 2 के टेबल में आता नहीं है, तो 39 कटेगा भी नहीं। इसके बाद 2 के बाद अभाज्य संख्या होती 3, तो 3 से चेक करेंगे, क्या 3 के टेबल में 39 आता है, बिल्कुल आता है, तो चलिए काट देते हैं इसको। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 13 आएगा। उसके बाद अब 13 किसके पहाड़े में आता है, कौन सी अभाज्य संख्या के, 13 केवल स्वयं के पहाड़े में ही आती है, इस वजह से 13 को हम किससे काटेंगे, 13 से काटेंगे, और क्या आएगा, इधर 1 आ जाएगा। इस प्रकार से हमने देखा पूरी संख्या हमारी कट गई। इसको 156 को भी अभाज्य गुणनखंड के गुणनफलों के रूप में लिख देते हैं। कैसे लिखेंगे, 2 कितनी बार लिखा है, 2 बार लिख दो, 3 कितनी बार है, 1 बार, 13 कितनी बार, 1 बार, ये किसके बराबर होगा, 156 के ही बराबर होगा। इस प्रकार से हमारा दूसरा सवाल भी लग गया। चलिए अब हम लगाते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड, जिसको लिया है 3825, इसको काटना है। अब देखना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है, क्या ये 2 से कटेगा, 2 से नहीं कटेगा। कैसे मालूम चला, लास्ट में 5 है और 2 के पहाड़े में 5 आता नहीं है, तो ये 3 से चेक करते हैं, तो 3 से ये कट जा रहा है, तो कैसे कटेगा, चलिए देखते हैं। 3 3 एकम 3, अब 8 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार, 3 दूनी 6, फिर 2 बचा, इस पे 2 इधर आ गया, तो इधर हो गया 22, तो 3 सत्ते 21, फिर 1 बचा, 1 इधर आ गया, तो ये हो गया 15, 3 बचे 15, हो गया, कट गया। उसके बाद अब फिर से चेक करेंगे, क्या ये 3 से कट रहा है, तो ये कट जाएगा, 3 से फिर से कट जाएगा, तो चलिए चेक करते हैं। 3 3 चौके 12, 7 में भाग देंगे, 3 दूनी 6, तो 1 बच गया, 15 आ गया, तो 3 बचे 15। अब उसके बाद अब फिर से चेक करेंगे, क्या ये 5 से कट जाएगा। अब हम देख पा रहे 5 से तो कटेगा, लेकिन 3 से पहले चेक करना होता है, तो 3 से ये नहीं कटेगा, 5 से कटेगा डायरेक्ट। चलिए 5 से इसको कैंसिल कर देते हैं। तो कैसे, 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे कि 42 से ज़्यादा न जाए, तो कितनी बार जाएगा, 8 बार, क्या आएगा 40, तो 5 अट्ठे 40, 2 बचा शेष, इधर 2 आ गया, इधर हो गया 25, तो 25 25 5 बार जाएगा, ये हो गया 85। अब 85 क्या 13 5 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा। 5 1 जा 5,
यानी 5 एकम 5, 3 बचा, 35 हो गया, 5 सत्ते 35। 17 किससे कटता है? 17 एक अभाज्य संख्या और ये किसी से भी नहीं कटता, तो ये स्वयं से कट जाएगा 17 से और आएगा यहाँ पर 1। इसको भी लिख देते हैं, कुछ इस प्रकार से लिखना है हमको। कैसे? 3 कितनी बार आया है इस सवाल में? 2 बार, लिख दो। 5 कितनी बार आया है? 2 बार, लिख दो। उसके बाद 17 कितनी बार आया? 1 बार। और इन सब का मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 3825, 3825। इस प्रकार से हमने अपना तीसरा सवाल देखा। तो चलिए अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4। इसको कैंसिल करेंगे, किससे होगा? ये 2 से तो होगा नहीं क्योंकि लास्ट में 5 है, 3 से भी नहीं होगा, ये कैंसिल होगा हमारा डायरेक्ट 5 से। तो चलिए काट देते हैं। 5 एकम 5, ये 0 है, 0 आ जाएगा, 0 है, 0 आ जाएगा। 5 का भाग 5 में देंगे, 1 आएगा। 5 एकम 5 होता है। उसके बाद इसको कैंसिल करना है, किससे कटेगा? ये 5 से तो अब कटने से रहा, 5 से तो कटेगा नहीं। उसके बाद किससे कटेगा? क्या ये 7 से कट जाएगा क्या? चलो चेक करते हैं। 7 से कैसे कटेगा? 7 एकम 7, तो 3 बचेगा, 28 हो जाएगा। 2 7 से कट रहा है, तो चलिए 7 से चेक कर लेते हैं इसको। 7 का भाग देंगे 10 में, कितनी बार जाएगा? 1 बार। क्या आएगा? 7, 7 एकम 7, 1 आएगा। क्या बचा था यहाँ पर? 3 बचा था, तो ये हो गया 30। अब कितनी बार जाएगा? 4 बार। 7 चौको 28, 2 फिर बचा, इधर हो गया 21, तो 7 त्रिका 21, क्या आ गया? 143। इसके बाद हम देखेंगे 143 किससे कटता है। अब ये 7 से तो कटेगा नहीं, अब 143 जो है 7 से कटेगा नहीं। 7 के बाद भाज्य संख्या क्या होती? 11। 11 से इसको चेक कर लेते हैं, क्या ये 11 से कट जाएगा? 11 से कट जाएगा ये। चलिए 11 से इसको काट देते हैं। 11 एकम 11, इसमें बचा 3, 3 इधर आ गया, हो गया 33, 33, तो 11 3 33, क्या आया? 13 आया। 13 किससे कटता है? 13 यानी 13 केवल 13 से कटेगा, कैंसिल होगा, 1 आएगा। और ये सवाल हमारा कुछ इस प्रकार से लग गया। आगे लग जाएगा 5 × 7 × 11 × 13, सबका गुणा कर देंगे तो इसके बराबर आ जाएगा, और ये आ जाएगा 5005। इस प्रकार से आपने क्वेश्चन नंबर 4 भी देख लिया। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसको किससे कैंसिल कर सकते हैं। तो इसको 2 से तो कर नहीं सकते, क्यों? क्योंकि लास्ट में आ रहा है 9 और 2 के पहाड़े में 9 आता नहीं, तो ये संख्या भी कैंसिल होगी नहीं। 3 से चेक करने के लिए, 3 से कैसे चेक किया जाता है? इन सबको जोड़ दो, जोड़ने के बाद जो भी संख्या है अगर वो 3 के पहाड़े में आएगी तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो चलो चेक करते हैं। 4 2 6 और 6 और 9 15, 15 7 22, यानी सबको जोड़ने पर आ रहा है 22, और 22 3 के पहाड़े में आता नहीं है, तो ये संख्या 3 से भी नहीं कटेगी। 3 के बाद 5, 5 से कैसे पता चलता है? 5 से ऐसे मालूम चलेगा कि अगर लास्ट में 0 आ जाए तो 5 से कटेगा, लास्ट में 5 आ जाए तो भी 5 से कट जाएगा, लेकिन ना तो यहाँ पे 0 आ रहा है ना ही 5 आ रहा है। 7 से चेक करेंगे तो ये 7 से क्या कट जाएगा? तो ये 7 से भी नहीं कट रहा है, ठीक है। तो अगर ये 7 से भी नहीं कट रहा तो उसके बाद हम 11 से चेक करेंगे, 11 से भी ये नहीं कटेगा, और उसके बाद ये कटेगा जा करके 17 से। तो चलिए 17 से काट देते हैं, 17 से काट देते हैं। तो 17 का भाग दे देते हैं यहाँ पर, किसमें? 7429 में। काटो, कितनी बार जाएगा? 17 चौके क्या होता है? 68, 68। ओके, 74 में जब 68 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। फिर उसके बाद 2 नीचे लाएंगे, यहाँ पे हो गया 62, 62 हो गया। कितनी बार जाएगा? अब 4 बार में तो 68 आता है, तो 3 बार जाएगा। कितना आएगा? 17 त्रिका 51। फिर इसको माइनस करेंगे, क्या बचेगा? इधर 1 बचेगा, इधर भी 1 बचेगा, 11 बचा। 9 नीचे ले आएंगे, आ जाएगा 119। 17 का पहाड़ा पड़ेंगे, 7 बार जाएगा, 17 7 119 हो जाएगा, यानी 17 से कट गया। और काटने पर क्या आया? 437। तो हम यहाँ पर लिख देंगे 437 हो गया। अब उसके बाद हम चेक करेंगे कि 437 किससे कटेगा। क्या 437 17 से फिर से कट जाएगा? 17 दूनी होता है 34, 17 दूनी क्या होता है? 34, 34, और उसके बाद यहाँ बचेगा 9 और 97 17 के पहाड़े में आता नहीं है।
तो ये 17 से नहीं कटेगा। 19 से चेक करते हैं। 19 दूनी होता है 38, 38 और 5 बचेगा, 19 से कट रहा है तो चलो 19 से काट देते हैं। कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। क्या आएगा? 38 यानी 38 आएगा। जब 43 में हम 38 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 5, तो ये हो जाएगा 57। हमने कहा 19 का पहाड़ा पढ़ो, 57 ज़्यादा हो जाए, 3 टाइम्स जाएगा। 19 त्रिक का 57, क्या आ गया? 23। 23 किससे कटता है? 23 बेटा 23 से ही कटता है, तो क्या आ जाएगा? 1। इसके बाद आगे देखेंगे 17, 19 और 23 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या आ जाएगा? 7429। इस प्रकार से हमारा ये सवाल कैसा हो गया? हल हो गया। तो चलिए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है? कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM बताइए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF गुणे LCM के बराबर है। HCF और LCM का गुणनफल दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, इसकी जांच कीजिए। और नीचे ये सवाल दिए गए हैं, इनका HCF और LCM दोनों बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर पहला दिया है 26 और 91, 26 और 91। तो पहला क्वेश्चन तो दिया गया है 26 और 91, इसको हल करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है 26 और 91, इसका निकालना है अभाज्य गुणनखंड से HCF और LCM। अभाज्य गुणनखंड से जब निकालना हो तो पहले इसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना पड़ेगा। ऐसे ही करेंगे, कैंसिल करेंगे। 26 को किससे काटेंगे? 2 से आएगा 13, 13 को काटेंगे तो एक ही बार जाएगा, 13 आएगा। 91 का भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। कैसे? ऐसे ही। 2 से होगा नहीं, 3 से होगा नहीं, है ना। ये होगा 5 से भी नहीं होगा, ये होगा 7 से। 7 से कैंसिल करो, 7 एकम 7, 2 आया, 7 त्रिक का 21, 13 आया। 13 किससे कैंसिल करेंगे? 13 से कितनी बार जाएगा? एक बार। ये 2 और 13 से कटा, ये 7 और 13 से कटा। यहाँ पर लिख लेंगे हम। कैसे लिख लेंगे? 26 और क्या लिख लेंगे? 26। 26 किससे कटा है? 2 से। और किससे कटा है? 13 से। उसके बाद अब हम लिख लेंगे 91 को। 91 बेटा किससे कटा है? 91 कटा है 7 और 13 से, तो हम लिख लेंगे 7 और 13। लिख लिया। अब इसके बाद हमको निकालना है HCF। पहले क्या हम निकाल लेते हैं? HCF। तो चलो HCF निकाल लेते हैं। HCF कैसे निकाला जाता है? आप देख रहे हैं इन दोनों में क्या मिल रहा है? इसमें ये 13 और ये 13 एक जैसा है, ये मिल रहा है, तो इसका HCF कितना होगा? 13 होगा। जो दोनों में हो, 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी, 13 इसमें भी, तो ये 13 आ गया, 13 आ गया इसमें। ये इसका HCF हो गया। अभी हमको इसका LCM भी ज्ञात करना है, तो चलिए LCM यहाँ ज्ञात कर लेते हैं। LCM कैसे ज्ञात करेंगे? LCM हम ऐसे ज्ञात करते हैं कि इसमें 2 कितनी बार आया? एक बार। इसमें 13 कितनी बार आया? एक बार। इसमें 7 कितनी बार आया? एक बार। इसमें 13 कितनी बार आया? एक बार। इन दोनों में 2 केवल इसी में आया है, तो यानी 2 की घात यहाँ 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? 2 आएगा। 13 इसमें भी, 13 इसमें भी, तो केवल 13 को एक बार लिखेंगे और 7 इधर है तो यहाँ पर 7 लिख देंगे। सबका करा देंगे मल्टीप्लाई। क्या होता है? 7 दूनी 14 गुणे ये क्या हुआ? 13। 13 का गुणा 14 में करा देंगे। 13 चौके क्या होता है? 52 हो गया। 13 चौके 52 हो गया। अब 5 कैरी हुआ, 13 कम 13, 5 18, यानी LCM कितना आ गया? 182 आ गया। अभी ये सवाल और बाकी है, हम आगे भी और लगा लेते हैं। तो चलिए आगे इसी सवाल में कहा गया था कि पहले HCF और LCM ज्ञात करिए, तो हमने HCF ज्ञात किया, 13 आया। LCM ज्ञात किया तो 182 आया, 182 लिखा हुआ। अब यही सवाल कह रहा था कि इसमें ये भी सिद्ध करिए कि दो संख्याओं का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होता है। तो हम इसमें लिख लेंगे, क्या लिखेंगे? लिखना पड़ेगा हमको, फार्मूला होता है ऐसे ही, दो संख्याओं का गुणनफल। कौन सी दो संख्याएं लेंगे? जिनका HCF और LCM हमने निकाला है अभी अभी। तो दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? LCM
मल्टीप्लाई HCF। ये भी हमको सिद्ध करके दिखाना है, प्रूव करना है। दो संख्याएं कौन कौन सी थीं? दो संख्याएं हमारी कौन कौन सी थीं? देख, हमारी दो संख्याएं थीं 26 और 91। तो इनका गुणनफल करना है तो गुणा का चिन्ह लगा दिया। HCF हमारा कितना आया था? 13। LCM कितना है? 182, तो पहले 182 लिख लिया। अब HCF लिखना है तो 13 लिख दिया। अब इन दोनों का करा लेते हैं हम गुणा। चलो करा लेते हैं। पहले 13 और 182 करा लेते हैं। 13 दूनी 26, 2 हासिल लगा। 13 दूनी 26, 13 अट्ठे 104, 104 और 2 हासिल था 106 हो गया। 106 मतलब यहाँ पर क्या आएगा? केवल 6 आएगा, 6 आए। कैरी हुआ 10, यानी 10 हासिल लगा। 13 एकम 13, 10, 2366 आएगा इन दोनों का गुणा। अब हमको 26 और 91 का भी गुणा करना है। तो 26 91 गुणा, तो मेरे को 26 का टेबल ही नहीं आता। तो चलो बगल में कर लेते हैं फिर। कैसे? 91 और 26 का हम कर लेंगे मल्टीप्लाई या फिर गुणा। तो क्या आता है? तो चलिए देखते हैं, गुणा कर लेते हैं। 6 एकम 6, 6 पढ़ा 9 बार पढ़ेंगे तो 6 9 54 आ गया 54। उसके बाद यहाँ पर लगाएंगे मल्टीप्लाई। 2 का टेबल 1 बार पढ़ा 2 आया। 2 का टेबल 9 बार पढ़ा तो क्या है? 18, 2 9 18। उसके बाद इसको ऐड कर देते हैं, जोड़ देते हैं। 6 आएगा, 4 2 6 आएगा, और 8 5 13 की 3 आएगा, 1 2 आएगा। क्या हो गया? 2366 आएगा। तो यहाँ पर भी क्या आ गया? 2366। इधर भी इतना, इधर भी इतना, दोनों बराबर आ गए। सवाल कह रहा था कि ये दोनों बराबर करके सिद्ध करके दिखाइए। तो ये हमारा प्रूव्ड हो गया, सिद्ध हो गया। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, प्रूव्ड भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। इस प्रकार से हमारा ये सवाल लग गया। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है 510 और 92, इसका भी HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है और बताना है कि इन दोनों का गुणनफल इनके HCF और LCM के गुणनफल के बराबर है अथवा नहीं, यानी जांच करनी है। तो 510 और 92 दोनों का हम HCF और LCM ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले 510 का भाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। करिए, 510 का भाज्य गुणनखंड करते हैं। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए अभाज्य संख्याओं से काटेंगे। अभाज्य संख्या सबसे छोटी क्या होती है? 2। 2 से इसको चेक करेंगे। 2 का 510 में भाग देंगे, क्या आएगा? 2 दूनी 4 आएगा, 1 इधर बचे, इधर हो जाएगा 11 यानी 11। 2 पंचे 10 हो जाएगा, 1 इधर बचे, 1 इधर आएगा, 10 आ जाएगा। 2 पंचे 10 हो जाएगा, 255 आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब इसको देखेंगे, अब ये किससे कटेगा? क्या ये 2 से कट रहा है? कट रहा है क्या? नहीं कट रहा है। क्यों? क्योंकि लास्ट में 5 आ रहा है। 2 के टेबल में 5 कभी आता नहीं। तो 3 से चेक करेंगे, 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 3 से कट जाएगा। कैसे मालूम चला? मैंने इसको जल्दी से सबको जोड़ लिया। 5 5 10 2 12। चूँकि इसको हमने जोड़ लिया तो क्या आया? 12। 12 3 पहाड़े में आता है तो संख्या भी 3 से कट जाएगी। तो आप काट दो फटाक 3 से। कितनी बार जाएगा? 8 बार जाएगा। 3 8 24 आएगा। 25 में भाग दिया तो 24 ही आएगा 8 बार में। 1 बचेगा, 1 इधर आ जाएगा, 3 बचे 15 हो जाएगा, 85 आएगा। अब क्या 85 3 से कैंसिल हो जाएगा? तो आप कहेंगे नहीं कटेगा, हो ही नहीं सकता। तो हम कहेंगे चलो आगे बढ़ो, आप कहोगे 5 से काटो। चलो 5 से चेक करते हैं इसको कटता है कि नहीं। 5 एकम 5, क्या बचा? 3, तो यहाँ पर हो गया 35। तो 5 का टेबल या 5 का पहाड़ा ऐसे पढ़ेंगे कि 35 से ज़्यादा न जाए। 7 बार जाएगा और 35 आएगा। इसके बाद 17 किससे कटता है? 17 तो केवल 17 से ही कटता है। और इसके इस प्रकार से हमने भाज्य गुणनखंड कर लिए। तो इसको हम कैसे लिख लेंगे? ऐसे लिख लेंगे, इसको बाद में लिखेंगे। चलिए 92 का पहले कर लेते हैं। 92 का भाज्य गुणनखंड क्या है? 2 से कटता है। कटता है, काटो। 2 चौके 8, 1 बचा था। कितनी बार जाएगा? 6 बार, तो 12 आ जाएगा। उसके बाद 46 46 भी 2 के टेबल में आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6 23। 23 किससे कटता है? 23 से ही कटता है। कितनी बार में? 1 बार में। उसके बाद अब इसको हम ऐसे लिख लेंगे। कैसे? 510 बराबर लगाएंगे। उसके बाद 2 × 3 × 5 × 17 भी लिख लेंगे आगे। उसके बाद हम लिख लेंगे 92। 92 में क्या क्या है? 2 बार तो 2 आया, 1 बार 23 आया। हो गया। अब इसको हम निकालेंगे HCF। क्या निकालेंगे? HCF। HCF क्या होता है? यानी मासा कहते हैं। HCF कैसे निकलेगा? जो दोनों में हो
वही होता है HCF। दो दोनों में है तो यहाँ 2 लिख दो। एक यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 है ही नहीं, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है ही नहीं, यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 17 है ही नहीं, यहाँ 23 है, यहाँ 23 नहीं। अब यहाँ पर हमको कुछ भी नहीं मैचिंग हो रही, केवल 2 हुआ है, केवल 2 हुआ है। तो आप कह रहे हो गुणक चिन्ह लगा दिए, अब इसका क्या करोगे? कुछ नहीं करेंगे, यहाँ 1 लिख देंगे। 1 तो सब में ही होता है, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में कराए, HCF हमारा आ गया केवल 2। इसके बाद अब हम ज्ञात करेंगे LCM। तो चलिए LCM ज्ञात करते हैं, इसको कहते हैं लासा। LCM कैसे ज्ञात करते हैं? इसमें 2 कितनी बार आया? 1 बार। इसमें 2 कितनी बार आया? 2 बार। तो ज़्यादा किसमें? इसमें कितनी बार? 2 बार आया, तो दोनों बार इसमें लिख देंगे। उसके बाद इसमें आया 3 1 बार, इसमें कितनी बार? 1 भी बार नहीं। ज़्यादा किसमें? इसमें कितनी बार? 1 बार, इसमें 3 लिख देंगे। यहाँ पर 5 आया, हम 5 लिख देंगे, क्यों? क्योंकि इसी पर अकेले 5 है। जहाँ पर ज़्यादा संख्या होती है वो लिख दिया जाता है। यहाँ 17 है, हम 17 लिख देंगे। इधर 23 आया तो हम 23 को भी लिख देंगे। अब सबका मल्टीप्लाई करा लेंगे। चलो करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिहाई 12, 12 पंचे 60, 60 और 17 का गुणा कितना होता है? 60 और 17 का गुणा होता है 17 चौ 17 पचे 50, 17 छक्का 102, 102 यानी 1020 गुणे 23 आएगा, है ना। तो 1020 गुणे 23 आएगा। उसके बाद इन सब का हम क्या करा देंगे? गुणा या फिर मल्टीप्लाई करा देंगे। तो करिए 23 और इसका गुणा करते हैं, यहाँ पे 0 आएगा, 23 दूनी 46, 6 आएगा, 4 होता है, 4 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 23, 23,460 आया LCM इसका। तो चलिए आगे इसको हल कर लेते हैं। इस प्रकार हमने HCF और LCM 510 और 92 का ज्ञात कर लिया। अब आगे करेंगे। अब यही सवाल कह रहा है कि इन दोनों का गुणनफल HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा, ऐसी जांच करो है कि नहीं है। तो चलो करते हैं। क्या करेंगे? लिखेंगे 2 संख्याओं का गुणनफल। क्या लिखेंगे? 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? HCF मल्टीप्लाई LCM के होता है। तो कह रहा है इसको जांच करो। 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं? 510 और क्या है? 92। इनका गुणनफल करना है। HCF हमारा 2 आया था, LCM हमारा आया था 23,460। सबका मल्टीप्लाई कराना है। 510 और 92 का गुणा कराना है। तो चलो करते हैं। 510 और 92 का गुणा करते हैं। 2 का मल्टीप्लाई 0 हम करेंगे, 0 आएगा। 2 1 जा 2 होता है, 2 पंचे 10 होता है। 9 का करेंगे, 9 का 0 में 0, 9 1 कम 9 होता है, 9 पचे 45 होता है। जोड़ो इधर 0, इधर क्या है 2, इधर क्या है 9, इधर क्या है 6, इधर है 4, 46,920 आया। लिख दो इधर 46,920 बराबर लगा दो। 2 का इसमें मल्टीप्लाई करा दो। 2 0 0, 2 छक्का 12 की 2, 2 चौके 8, 1 9 और 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4, 46,920 इधर भी आ गया, दोनों बराबर हो गया, यानी हमने जांच कर ली। तो चलिए देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 दिया है 336 और 54। इसका भी हमको HCF और LCM दोनों ज्ञात करना है और उसके बाद इन दोनों का मल्टीप्लाई HCF और LCM के मल्टीप्लाई बराबर है कि नहीं इसकी जांच करनी है। 336 का पहले अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। ऐसे किया जाता है अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं। 2 से कैंसिल होगा, बिल्कुल हो जाएगा। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 2 आएगा, इधर 13 हो जाएगा। 2 6 जा 12 यानी 2 छक्का 12, 1 बचेगा, 2 8 16। फिर 2 से जाएगा, 8 बार जाएगा, इधर 4 आएगा। अब 84 किससे कटेगा? आप कहोगे 2 से कटेगा, कैसे पता चला? लास्ट में 4 है, 2 के टेबल 4 आता है, काट दो। 2 चौके 8, 2 दूनी 4। 42 भी किससे कट जाएगा? 2 से, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 21 आएगा। अब 3 से काटो, 7 बार 3 सते 21, 7 से काटो, 1 बार जाएगा। इसके बाद अब हम 54 का गुणनखंड ज्ञात करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 2 से काटिए इसको, आएगा यहाँ पर 27, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 से 14 आएगा। 2 से कटेगा 7? नहीं, 27 नहीं कटेगा, क्योंकि 7 2 के पहाड़े में आता ही नहीं है। तो 3 से कट जाएगा, कितनी बार जाएगा? 9 बार। अब 9 किससे कटेगा? 3 से, फिर 3 आएगा। 3 किससे कटेगा? 3 से, फिर 1 आएगा।
अब हम इसका ज्ञात कर लेते हैं HCF और LCM। तो पहले इसको लिख लेते हैं, कैसे लिखेंगे, 336 बराबर 2, 1 2 3 4, 4 बार 2 आया है, 2 3 और 4। उसके बाद क्या लिख लेंगे 3, फिर क्या लिख लेंगे 7। ऐसे ही 54 का करेंगे, 54 लिख देंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे, फिर क्या लिखेंगे 2, फिर 3 3 3 बार। अब देखो इसमें मैचिंग क्या है, ये 1 2 मैचिंग हो रही, ये 1 3 मैचिंग हो रहा है, जो मैचिंग होगा वही HCF होगा। तो चलो HCF ज्ञात कर लो। 1 2 मैचिंग हुआ 2 लिख दो, 1 3 मैचिंग हुआ 3 लिख दो, दोनों के बीच में मल्टीप्लाई, 3 दूनी 6, HCF हमारा कितना आ गया 6 यानी 6 आ गया। उसके बाद अब हम ज्ञात करेंगे LCM। क्या ज्ञात करेंगे बच्चा, LCM चलो देखते हैं। LCM कैसे होता है, इस पे पावर, इसमें 2 कितनी बार, 1 2 3 4 बार आया, कितनी बार 4 बार, इसमें केवल एक ही बार, ज़्यादा किसमें है इसमें, तो 4 2 यहाँ पे लिख दो, 2 3 और ये 4। उसके बाद यहाँ पर 3 एक बार, यहाँ पर 3 3 बार, तो ज़्यादा किसमें इसमें, तो तीनों बार 3 लिख दो, मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा तीनों बार, हुआ 3 बार, बोलो सही है। उसके बाद 7 इधर केवल एक बार, तो इधर हम लिख देंगे 7, मल्टीप्लाई करा देंगे तो आ जाएगा हमारा LCM। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 त्रिक 48 और 48 इधर हो गया, 3 त्रिका 9, 9 सत्ते 63, 48 और 63 का गुणा कराना पड़ेगा। 48 63 का गुणा हम यहाँ पर करा लेते हैं, कर लीजिए। 3 8 24 की 4 हासिल लगा 2, 3 चौक 12 2 14, 6 से कर देंगे 6 8 48, 4 6 चौको 24 4 28, ऐड करो 4 8 4 12 की 2, 8 1 9 1 10 की 0, 2 1 3 3024, LCM आया 3024। अब इसको हमको चेक करना है कि दोनों संख्याएं का गुणनफल HCF LCM गुणनफल के बराबर है कि नहीं है। लिख लेंगे, दोनों लिख लो, दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF मल्टीप्लाई LCM। दोनों संख्याओं गुणनफल, दोनों संख्याएं क्या थी 336 और 54। HCF हमारा कितना आया था 6, LCM हमारा कितना आया था 3024। 336 और 54 का गुणा कराएंगे, तो चलिए यहाँ रफ पे कर लेते हैं हम, 336 और 54 का, 4 छंग 24 4 2, 4 3 12 2 14, 4 3 12 1 13, 5 कराओ 5 6 31, अब 5 3 15 3 18, 5 3 15 1 16, जोड़ो 4, इधर क्या है 4 8 3 11, 6 1 7 1 8, इधर क्या है 1 18 144, लिख दें यहाँ पे 18 144 बराबर लगाओ। 6 का मल्टीप्लाई इसमें करा दो, 6 चौको 24, 6 दूनी 12 2 14 आ जाएगा, 6 त्रिक 18 आ जाएगा, 18,144 18,144 दोनों तरफ बराबर आ गया, यानी ये हमारा सवाल लग गया, उसकी जांच हो गई, सही है। तो चलिए देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा कहता है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। यानी कुछ पूर्णांक दिए गए हैं जैसे 12 15 और 21, इनका HCF और LCM ज्ञात करना है। HCF मतलब मासा, LCM मतलब लासा। तो चलिए ज्ञात कर लेते हैं, और कौन सी विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात करना है। जैसे 12 का ज्ञात करना है तो पहले 12 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पड़ेंगे, है ना। कैसे ज्ञात करेंगे वो आप जानते हैं, हमने पीछे वाले सवालों में सीखा भी है। देखना है कि 12 या 12 किसके टेबल में आता है, तो 2 के पहाड़े में आता है कि नहीं। सबसे पहले 2 से ही चेक करते हैं, क्यों, क्योंकि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 से चेक करेंगे तो 6 बार में आ जाएगा 12, 2 छक्का 12 या 2 6 12, 6 2 के टेबल में आएगा, बिल्कुल आएगा। आप बोलेंगे 2 3 जा 6 होता है, हम बोलेंगे 3 किससे जाएगा, आप बोलोगे 3 से, 3 से 3 कैंसिल हुआ, क्या आया 1, यानी 12 के फैक्टर आ गए 2 × 2 × 3,
हो गए। उसके बाद अब 15 का निकालेंगे। चलिए यहाँ पे कर लेते हैं ऐसे। क्या 2 के टेबल में 15 आएगा? नहीं आएगा। 3 के टेबल में आएगा। 3 के पहाड़े में 15 आ जाएगा, तो 3 से 15 में भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 5 बार। 3 5 जा 15, 3 5 15, 5 बार गया, 15 आया। 5 किसके पहाड़े में आता है? 5 केवल 5 के पहाड़े में आएगा और ये ऐसे कट जाएगा। इस प्रकार से 15 का भी गुणनखंड हो गया। अब किसका करेंगे हम? अब करेंगे 21 का। क्या 21 2 के पहाड़े में आता है? नहीं आता। क्या ये 3 के पहाड़े में आएगा? बिल्कुल आ जाएगा। चलो 3 से फिर इसको भाग कर देते हैं। 3 का भाग जब हमने 21 में दिया तो कितनी बार गया? 7 टाइम्स गया। 3 7 जा 21 या 3 सते 21 आ गया। 7 को काटना है तो 7 7 से ही कटता है, 1 आ गया। इस प्रकार हमने 12 15 और 21 तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए। अब इनका HCF और LCM ज्ञात करना है। तो चलो सबसे पहले HCF ज्ञात कर लेते हैं। क्या ज्ञात करेंगे? पहले HCF। जैसे 12 है तो 12 लिख लो, बराबर का चिन्ह लगाओ यहाँ पे। 2 कितनी बार आया? 2 बार, 2 बार लिख दो यहाँ पे। फिर क्या लिखा है? 3, तो 3 लिख दो। उसके बाद ये 15 आ गया तो क्या लिख देंगे? 15। इक्वल आप यानी बराबर का साइन लगा देंगे। 3 लिखा है तो 3 लिख देंगे। मल्टीप्लाई यानी गुणा लगाएंगे। और ये 5 यानी 5 है तो 5 लिख देंगे। उसके बाद 21 लिखा है, हम भी 21 लिख देंगे। इक्वल ऑफ यानी कि बराबर का चिन्ह लगा देंगे। 3 है तो 3 लिख देंगे, मल्टीप्लाई लगाएंगे और लिख देंगे 7। आसान सा है। जो जैसा भी दिया था उसको हमने वैसा लिख दिया। तो चलिए देखते हैं HCF निकालते हैं। HCF को हिंदी में कहते हैं माशा निकालना। माशा निकालते हैं, लिख लेते हैं माशा, यानी इसी को बोलते हैं हम HCF। HCF निकालते हैं। माशा निकालने के लिए देखना होता है, क्या देखते हैं? माशा निकलता है ऐसे अंकों से जो सब में होती, यानी 12 वाले गुणनखंडों में भी आए, 15 वालों में भी आए, 21 वाले में भी आए। तो चलो चेक करते हैं। पहला गुणनखंड 12 का, जैसे इसमें 2 दिख रहा है, तो 2 क्या 15 वाले गुणनखंड में है? यहाँ पर है कहीं? नहीं है। 21 वाले गुणनखंड में है? नहीं है। तो 2 माशा नहीं हो सकता। उसके बाद इस 2, अब यहाँ ये भी 2 है तो 2 तो यहाँ है नहीं, यहाँ है नहीं, तो ये 2 भी माशा नहीं हो सकता। ये 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, तो माशा क्या हो गया? 3। उसके बाद अब कोई अंक ऐसा दिख रहा है आपको जो तीनों में कोई भी अंक नहीं दिख रहा है, तो माशा इसका क्या हो गया? 3। अगर कोई एक अंक और भी होता जो मिलता तो हम यहाँ पर गुणा लगा देते, उसको लिख देते, दोनों को करा देते गुणा, वही हो जाता माशा। चूंकि केवल 3 ही मिला है तो 3 हमारा क्या है? माशा या फिर HCF। इसके बाद अब हम इसी से अपना LCM भी ज्ञात करेंगे। तो देखते हैं LCM यानी लासा कैसे ज्ञात किया जाता है। तो चलिए यहाँ निकाल लेते हैं हम लासा। लासा इसको कहते हैं LCM, है ना। LCM ज्ञात कर लेते हैं इसका। LCM कैसे ज्ञात करते हैं? अब देखिए इधर 2 कितनी बार आया है? 2 2 बार आया है, 2 बार आया है। तो यहाँ पर, और यहाँ पर कितनी बार? एक भी बार नहीं। यहाँ पर कितनी बार? एक भी बार नहीं। ज़्यादा कहाँ है? केवल एक ही जगह है, तो फिर यही ज़्यादा है, यानी 2 बार आया है तो 2 बार इसको लिख देंगे। फिर गुणा का चिन्ह लगाएंगे। अब 3 चेक करते हैं। यहाँ कितनी बार? 3, एक बार। यहाँ कितनी बार? एक बार। यहाँ 3 कितनी बार? एक बार आया है। अगर तीनों जगह एक एक बार ही 3 आया है तो ज़्यादा कहाँ है? तीनों में बराबर है, तो एक ही, वही जो एक बार आए वही ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3। फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे। अब उसके बाद 5 केवल एक बार आया, 5 लिख देंगे। 7 केवल एक बार आया तो 7 लिख देंगे। ठीक रहा। उसके बाद अब इन सब का करा देंगे मल्टीप्लाई। तो 2 दूनी 4, 4 तीन 12, 12 पंचे 60, और 60 सत्ते 420 होता है। यानी लासा क्या आया? 420, या फिर LCM 420 आया। एक हमारा LCM ये आ गया, और HCF यानी माशा हमारा ये आ गया। इस प्रकार से हमने क्वेश्चन नंबर 3 का पहला क्वेश्चन समझा। अब हम देखेंगे सेकंड क्वेश्चन। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन को। हमारा दूसरा क्वेश्चन दिया है 17, 23, 29। इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा
HCF और LCM यानी मासा और लासा दोनों ज्ञात करना है। तो चलिए देखते हैं 17 का। अब बताओ आप 17 किसके टेबल में आता है? तो आप बताएंगे कि 17 किसी के टेबल में नहीं आता, यानी 17 केवल 17 के टेबल में आता है। तो केवल 17 से इसको कैंसिल कर दें। क्यों? इसका मतलब है 17 एक अभाज्य संख्या है। उसके बाद 23 किसके टेबल में आता है? 23 भी केवल 23 के टेबल में आता है, तो ये ऐसे कट जाएगा। उसके बाद 29 29 किसके पहाड़े में आता है? केवल 29 के। टेबल और पहाड़ा एक ही होता है ना। तो 29 से 29 काट देंगे, क्या आएगा? 1 आ जाएगा। कट गया। तो बड़ा आसान रहा काटना। चलो इसको निकालते हैं। क्या? मासा यानी HCF। क्या निकालेंगे पहले? मासा या फिर HCF निकालेंगे। कैसे निकलेगा? 17 बराबर लिखा है 17 और कुछ नीचे दिख नहीं रहा, तो मैं यहाँ पे क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई 1 करा देंगे। उसके बाद 23 क्या है? 23 मल्टीप्लाई 1 करा देंगे। अच्छा, अगर आप इस 1 का मल्टीप्लाई ना कराएंगे तो भी सवाल हमारा कैसा रहेगा? सही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ऐसा लिखने से सवाल की सुंदरता बढ़ जाती है और हल करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। अब 29 को देखेंगे, इसको भी क्या लिख देंगे? 29 मल्टीप्लाई बाई 1। HCF निकाल रहे हैं हम। क्या निकाल रहे हैं? मासा। मासा आप जानते हैं कि मासा वही संख्या होती है जो तीनों के गुणनखंड में है, यानी 17 वाले में भी है, 23 वाले में भी है, 29 वाले में। 17 इसमें है तो क्या इन दोनों में है? नहीं है। 23 इसमें है तो क्या इन दोनों में है? नहीं है। 29 इसमें है तो क्या इन दोनों में है? नहीं है। लेकिन 1 तीनों में है, तो मासा इसका क्या आएगा? 1 आएगा। ने 17, 23, 29 का मासा निकाल लिया, यानी क्या निकाल लिया? HCF निकाल लिया, है ना। इसको HCF भी कहते हैं। अब हम इसका LCM ज्ञात करते हैं। LCM कैसे ज्ञात करेंगे? तो यहाँ पर लिख लेंगे 17 और मल्टीप्लाई फिर 23 और फिर 29 मल्टीप्लाई 1। अभी आप कहेंगे इन सब का गुणा क्यों कराया? क्योंकि लासा LCM ज्ञात करने समय गुणनखंड में आए हुए सभी अंकों का, सभी अधिकतम अंकों का मल्टीप्लाई यहाँ पर कराना होता है। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने 17, 23, 29, 1 का मल्टीप्लाई कराया। जब इन सब का हमने मल्टीप्लाई कराया तो चलिए गुणा करा लेते हैं, देखते हैं क्या आते हैं। तो 17 आएगा। उसके बाद ये 23 लिखा है और ये 29 लिखा है। 23 और 29 का मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है? 23 नवैया कितना होता है? 207 होता है। 207 का मतलब यहाँ पे 7 आएगा, हासिल लगेगा 20। तो 23 दूनी 46 और 20 66, 667 आएगा। ठीक है। उसके बाद हम 667 और 17 का मल्टीप्लाई करा लेते हैं। तो 17 सत्ते 119 होता है। 11 हासिल लगा। 17 छक्का 102, 102 में 11 जोड़ना है। 102 और 103 10, 113, 113 मतलब 3, 11 फिर हासिल लगा। 17 छक्का 102, 102 और 103 और 10, 113। इस प्रकार से 11,339 लासा आया। ये हमारा हुआ LCM। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा लग गया। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, उसको देखते हैं। तो चलिए हम अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा पार्ट कह रहा है 8, 9 और 25 तीनों का अभाज्य गुणनखंड विधि से लासा और मासा यानी LCM और HCF ज्ञात करिए। तो चलिए देखते हैं। 8 का कैसे निकालेंगे? 2 से। 2 4 जा 8, 4 किससे कटेगा? 2 से। कितनी बार जाएगा? 2 2 दूनी 4, 2 फिर 1 से गया। 9 को कैंसिल किया, 9 को काटा हमने। 9 क्या 2 से जाएगा? आप कहोगे नहीं जाएगा, हम कहेंगे 3 से 2, आप कहोगे चला जाएगा। 3 3 जा 9, फिर 3 किससे कैंसिल होगा? 1 से। हो गया। उसके बाद अब हम करेंगे 25 यानी 25 को। 25 किससे कैंसिल होगा बेटा? 25 होगा 5 से। कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 25, 5 5 जा 25। 5 से फिर 5 कैंसिल होगा, 1 बचेगा, बच गया। उसके बाद अब हम निकालेंगे इन तीनों की हेल्प से मासा और लासा यानी HCF और LCM। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम निकाल लेते हैं इसका मासा। क्या ज्ञात कर लेते हैं? मासा यानी कि HCF ज्ञात कर लेते हैं। तो चलो 8 के अभाज्य गुणनखंड क्या क्या है उसको लिख लेते हैं। 3 बार 2 2 आया है, लिख लिया। 9 का लिखेंगे। 9 का क्या है? 2 बार 3 3 आया।
उसके बाद 5 का लिख लेंगे, 2 बार 5 5 आया है, यहाँ से देख के लिख दिया ना, है ना। उसके बाद यहाँ पर 25 लिखा हुआ है ना, तो हम भी 25 लिख देंगे। उसके बाद अब हमको निकाल रहे हैं मासा। मासा में हम जानते हैं कि इसमें देखते हैं जो तीनों में मिले वही होता है मासा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ भी नहीं मिल रहा है। जब यहाँ कुछ नहीं मिल रहा तो यहाँ पर हम 1 का मल्टीप्लाई एक्स्ट्रा करवा देंगे सब में, और हम मासा बता देंगे कितना आएगा हमारा। मासा आएगा हमारा 1। जब कुछ नहीं मिले तो मासा कितना होता है, 1 होता है। उसके बाद अब हम ज्ञात करेंगे मासा के बाद लासा यानी एलसीएम। क्या ज्ञात करेंगे, एलसीएम। एलसीएम ज्ञात कर लीजिए। एलसीएम इसमें देखेंगे 2 कितनी बार आया, 3 बार। इसमें कितनी बार, 1 भी बार नहीं। इसमें कितनी बार, 1 भी बार नहीं। ज़्यादा इसमें आया ना, तो 2 का मल्टीप्लाई तीनों बार करवा दो। ठीक। 3 इसमें ज़्यादा बार आया, 2 बार आया, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें और करवा देंगे 2 बार। फिर 5 का करवा देंगे। अब सबका करा देंगे गुणा। कराओ, 2 दूनी 4, दूनी 8, त्रिक का 24, त्रिक का 72, 72 और 5 25। 72 और 25 का मल्टीप्लाई कराना है, तो 25 दूनी 50, 50 यानी यहाँ 0 आएगा, हासिल लगेगा कितना, 25 दूनी 50 के 0, हासिल लगा 5। अब 25 सत्ते कितना होता है, तो चलिए 25 सत्ते कितना होता है, 25 सत्ते होता है 175। 175 में 5 हासिल भी था, तो ये हो जाएगा 180। तो इस प्रकार से 1800 एलसीएम या फिर लासा हमारा आया है। तो चलिए अब हम देखते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को। हमारा अगला क्वेश्चन कहता है कि HCF किसका 306 और 657 का बराबर 9 दिया है। यानी 306 और 657 का HCF निकालेंगे तो 9 आएगा, ऐसा ये क्वेश्चन बोल रहा है। आगे कहता है एलसीएम किसका 306 और 657 के, यहाँ पर जगह कम थी इस वजह से नहीं दिख रहा, 657 ज्ञात कीजिए। HCF दिया है 306 और 657 का 9, एलसीएम कह रहा है ज्ञात करो, वो भी इसकी हेल्प से। ओके, इसका एक फार्मूला होता है, देखते हैं हम। इसका एक फार्मूला होता है A इंटू बी बराबर होता है LCM इंटू HCF, ये फार्मूला होता है। A इंटू बी का मान क्या होता है, 306। A का मान मतलब 306 और B को मान लेंगे हम 657, तो ये हो जाएगा 657 हो गया। उसके बाद ये बराबर लगा है तो हम भी यहाँ बराबर लगा देंगे। LCM ज्ञात करना है तो LCM ही लिख देंगे, और HCF हमको मालूम है कितना है 9, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 9 लिख देंगे। अब हमको मालूम करना है LCM ज्ञात करने के लिए 306 और 657 इस तरफ लिखा है तो हम उसी को लिख देंगे। इधर 9 मल्टीप्लाई में है तो यहाँ नीचे आ जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, इधर हो जाएगा LCM। ओके, 9 से कैंसिल कर देंगे इन दोनों में से जो भी होगा। चलो पहले 9 को 3 से कैंसिल करते हैं, तो क्या जाएगा, 3 3 जा 9। यहाँ पर करेंगे 3 3 एकम 3 0, 3 दूनी 6, 102 आएगा। फिर से इसको 3 से कर देते हैं, तो यह आ जाएगा 3 3 का 9, 1 बचेगा, 3 4 12 यानी 34 आएगा। अब यानी LCM बराबर क्या आ रहा है हमारा, LCM बराबर आ रहा है 657 फिर मल्टीप्लाई 34, तो 657 और 34 का गुणा हमको कराना पड़ेगा। तो चलो यहाँ साइड में करा लेते हैं, किसका, 657 और 34 का गुणा क्या होता है, 4 सत्ते 28, 4 पंचे 20 और 2 22, हासिल लगा 2, 4 छंग 24 और 2 26। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लाई 3 सत्ते 21, 3 पचे 15, 2 17, 3 छंग 18, 1 19, जोड़ दो इसको 8 2 1 3, 7 6 13 की 3, 9 2 11 1 12 की 2, हासिल लगा 1 1 1 2, ये आ गया 22,338। यानी LCM क्या आएगा, 22,338। ये हमारा LCM है और यही हमारा क्या है, आंसर। इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि जांच कीजिए कि क्या किसी n के लिए
संख्या 6 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त हो सकती है। यानी इस क्वेश्चन का कहने का मतलब है कि 6, क्या कोई ऐसा भी नंबर है जिसको 6 की पावर में अगर हम चढ़ा दें, और ये कैसी होनी चाहिए, प्राकृतिक संख्या। क्या कोई ऐसी भी प्राकृतिक संख्या है जिसको हम 6 की घात चढ़ा दें तो वैल्यू उसकी शून्य प्राप्त हो, ये बताना है। तो चलिए हम देख लेते हैं और समझ लेते हैं कि क्या होता है इस क्वेश्चन का आंसर। तो चलिए हम मान लेते हैं सबसे पहले n की वैल्यू 1 की 1 चढ़ाने पर शायद 0 आ जाए। तो देखते हैं, अगर 6 की पावर 1 है, इसका मतलब है कि हम 6 की घात 1 है, तो उसका मतलब ही हुआ 6, यानी 6 की पावर 1 को हल करने पर क्या प्राप्त हुआ, केवल 6। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। हम मान लेते हैं कि n की पावर 2 हो सकती है। अगर n की पावर 2 हो सकती है तो 6 का मल्टीप्लाई भी 2 बार हो जाएगा। 2 बार गुणा होने पर क्या आता है, 36 आता है। 6 छंग 36। हम सोचते हैं चलो 3 ले करके देखें। अगर हम 6 की पावर 3 ले लेंगे तो 6 का मल्टीप्लाई होगा 6 इंटू 6 इंटू 6, 3 बार होगा। तो देखिए अब क्या होगा, 6 इंटू 6 इंटू 6 3 बार हो रहा है, तो 6 छंग तो 36 हो जाता है, मल्टीप्लाई 6 हो जाता है। अब इसका जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो आगे कुछ भी आए, लेकिन 6 छंग 36 बाद में तो 6 ही आएगा, है ना। तो इस प्रकार से हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। हम देख रहे हैं कि क्रम से 6 की पावर कोई भी प्राकृतिक संख्या रखने पर उसका इकाई का अंक सदैव शून्य आता है, यानी सदैव 6 आता है। यानी संख्या 6 पे पावर चढ़ाने पर वो 6 पे समाप्त होती, ना कि शून्य पर। इस प्रकार से हम केवल एक में नहीं, आगे हमने क्रमशः देखते जा रहे, दूसरा तीसरा ऐसे आगे करेंगे तो और भी ऐसे ही आएगा। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि आगे हम बढ़ते गए और पहुँचे 6 की पावर n पर, तो इसका जब हमने मल्टीप्लाई कराया तो क्या हमको प्राप्त हुआ, इकाई में इसके क्या प्राप्त हुआ, 6। इस वजह से हम कह सकते हैं कि उपरोक्त जो हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसमें 6 की पावर n कभी भी, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 6 की पावर n, जहाँ n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, में इकाई का अंक शून्य नहीं हो सकता, में इकाई का अंक शून्य नहीं हो सकता है। इस प्रकार से हमने अपना क्वेश्चन नंबर 5 भी देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हम अपना क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, व्याख्या कीजिए कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्याएँ क्यों हैं। बताना है कि ये दोनों भाज्य संख्याएँ क्यों हैं। तो चलिए देख लेते हैं। पहले तो हमको इस बात की क्वालिटी मालूम होनी चाहिए कि कोई संख्या भाज्य कब होती है। कोई भी संख्या भाज्य तब होती है जब वो संख्या स्वयं से कटती हो, 1 से कटती हो, और उन दोनों के अलावा किसी तीसरी संख्या या उससे अधिक संख्याओं से कट रही हो, तो वो भाज्य संख्या होती है। यानी कि अगर हमको सिद्ध करना है कि ये संख्या एक भाज्य संख्या है, तो हमको दिखाना पड़ेगा कि ये संख्या स्वयं से, 1 से और उससे भी अधिक, यानी कम से कम 3 संख्याओं से विभाजित हो रही हो, तो ये एक भाज्य संख्या है, अन्यथा यह अभाज्य संख्या है। इन दोनों के बारे में यही शर्त लागू होती। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम इस सवाल को हल करेंगे। देखते हैं, और ये सवाल हमको बड़ी ही आसानी से आ जाएगा। देख रहे, जैसे सबसे पहले ये वाला लिखा है, लिखिए 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13 13 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ले लेंगे 13 को कॉमन, 13 को कॉमन ले लेंगे, उभयनिष्ठ ले लेंगे। 13 को जब कॉमन ले लेंगे तो इधर क्या बचेगा, 7 गुणे 11, और यहाँ गुणे 1 बचेगा। 1 का गुणा 11 हम कराएंगे तो बेटा 11 ही आ जाएगा।
तो 13 तो वो ले लिया हमने कॉमन, तो 13 तो बाहर आ गया, तो क्या बचा केवल 7 गुणे 11, प्लस लगा था प्लस लगा, और कॉमन लिया तो 13, ये इसका भी इसका भी, तो ये वाला तो इधर आ गया, तो ये वाला भी इधर एक आ गया, तो इधर बचेगा क्या, 1 बचता है, क्या बचेगा 1। उसके बाद ये लिखा है 13 यानी 13, अब 11 सत्ते 77 और प्लस 1, इस प्रकार से ये हो गया 77 प्लस 1 हो गया, यानी ये हो जाएगा, जोड़ने पर आ जाएगा 13 यानी 13 गुणे 78, 77 1 78। अब ये 13 गुणे 78 हो गया। अगर ये 13 गुणे 78 हो गया तो इसका जो भी गुणनफल आएगा, जो भी इसका वैल्यू आएगा वो 13 से तो कटेगा ही कटेगा, क्योंकि 13 और 78 का गुणा है, और 78 से भी कटेगा, और ऐसी कोई संख्या नहीं जो 1 से न कटे, 1 से भी कटेगा, तो 3 तो ऐसे ही दिख रहे हैं। और चौथी एक और कि इन दोनों का जो गुणा होगा उससे भी ये कटेगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो संख्या हमारी दी गई है ये एक भाज्य संख्या है। नीचे लिख देंगे, अतः 7 इंटू मल्टीप्लाई, इंटू और मल्टीप्लाई एक ही होता है, 7 गुणे 11 गुणे 13 और प्लस 13, ये एक कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या है। आप समझ गए क्यों भाज्य है, एक भाज्य संख्या है क्योंकि ये 2 से अधिक संख्याओं से काटी जा रही। कोई भी अभाज्य संख्या होती है तो केवल 2 संख्याओं से काटी जा सकती है, एक स्वयं से और एक एक से। जो भाज्य संख्या होती है 2 संख्याओं से अधिक, यानी स्वयं से एक से तो कटेगा ही, उसके अलावा भी और भी अन्य संख्याओं से कटेगा। तो चलिए इस प्रकार से हमने ये पहला पार्ट देखा, अभी दूसरा पार्ट और लगाते हैं। तो चलिए देखते हैं, अगला पार्ट दिया है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये इसको भी दिखाना है कि भाज्य संख्या है। चलो देखते हैं, इस पर भी हम कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या आ रहा है भाई साहब, इधर 5 है इस सब में, इधर भी 5 है, तो हम 5 ले लेंगे कॉमन। क्या बचेगा, केवल 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणा 2 गुणा 1 और प्लस इधर क्या बचेगा, ये वाला 5 बाहर चला गया, इसका भी 1 गया, किसका भी 1 गया, तो इधर क्या बचेगा 1। आगे हल कर लेते हैं, 5 लिखा है 5 लिख लो, मल्टीप्लाई करा दो। किसका मल्टीप्लाई कराएंगे इधर, चलिए उल्टा करा के लाते हैं। कैसे, 2 तिहाई 6, 6 चौक को 24, 24, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे 24 और 6 भी दिया है तो 6 लिख दो। 4 3 12 दूनी 24 आया था तो 24 लिख देंगे, प्लस 1 है तो प्लस 1 भी लिख देंगे। ठीक है, अब उसके बाद ये 5 लिखा है तो हम 5 लिख देंगे। इन सब का मल्टीप्लाई हमको कराना है, पहले 7 का इसमें करा देते हैं, ये 6 का करा देते हैं 7, ऐसे लिख दो। 6 चौको 24 की 4, 6 दूनी 12 2 14 144, प्लस 1 है तो प्लस 1 लिख दो। उसके बाद 5 लिखा है लिख दो। 7 और 144 का गुणा कराओ, 7 चौके 28, 7 चौको 28 तो 30, हासिल लगा 3, 7 एकम 7 3 10 यानी 1008 प्लस 1। 5 लिखा है 5 लिख दीजिए। 1008 में 1 जोड़ना है ना, इसको जोड़ दो, क्या आएगा 1009 आएगा, आ गया। अब ये संख्या हमको क्या प्राप्त हुई, 5 इंटू 1009। अब क्या ये संख्या 2 संख्याओं से अधिक संख्याओं से नहीं कट रही, कटेगी। इसमें जब मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 5 से भी कटेगी और 1009 से भी कटेगी, उसके अलावा 1 से भी कटेगी, उसके अलावा इनका जो मल्टीप्लाई आएगा, जो भी इनका गुणनफल आएगा उससे भी कटेगी। 2 से अधिक संख्याओं से कट रही है, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि यह भी एक भाज्य संख्या है। अब नीचे लिख देंगे, अतः 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है, एक भाज्य संख्या है। इस प्रकार से हमने देखा है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 था। अब हमारा क्यों लास्ट और एक क्वेश्चन बचा है इस एक्सरसाइज का, उसको भी हम देख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन नंबर 7। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, वो पथ कैसा है, वृत्ताकार। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं,
जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को केवल 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। जब इस प्रकार का सवाल आ जाए कि कोई दो लोगों को चक्कर लगाते हुए मिलना हो और दोनों एक ही दिशा में गति कर रहे हों, तो उसमें निकालना पड़ता है हमको एलसीएम या फिर लासा। तो एलसीएम और लासा और एचसीएम निकालना अभी हमने सीखा था, तो वैसे ही हम एलसीएम केवल निकालना है, इससे निकाल लेते हैं। किसका किसका निकालेंगे, 12 और 18 का। तो सबसे पहले हम 12 का निकाल लेते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से, इसका गुणनखंड कर लेते हैं। 12 किससे कटे, 2 से, 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 3 से 3 ये कट गया, 1 आया, ठीक है। इसके बाद अब हम किसको निकालेंगे, 18 का। 18 का क्या होगा, 2 9 18 और 3 3 9, 3 से 3 ये कट गया, हो गया। उसके बाद अब हम आगे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे भाई साहब, देखते हैं, इसको निकालते हैं। 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, 2 और 2 और 3 का गुणा। उसके ऐसे ही 18 को हम लिख सकते हैं, 2 × 3 × 3, हो गया। अब इसका हमको निकालना है लासा या फिर बोलें तो एलसीएम। 2 यहाँ पर कितनी बार आया, 2 बार। यहाँ पर कितनी बार आया, केवल 1 बार। ज़्यादा जहाँ पर होता है उसको लिख लेते हैं। अब हमको कम वाले से कोई मतलब नहीं, उसको कोई लिखने की आवश्यकता नहीं। यहाँ 3 कितनी बार, 1 बार। यहाँ 3 कितनी बार, 2 बार। ये ज़्यादा है तो इसको यहाँ पे लिख लेंगे 2 बार 3। कैसे लिख लेंगे, गुणे 3 गुणे 3, हो गया। अब इनका गुणा हम करा देते हैं, 2 दूनी 4, 4 3 12 और 12 3 36। इस प्रकार से एलसीएम आ गया 36, है ना। तो सवाल हमसे पूछ रहा था कितने समय के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे, यानी वे 36 मिनट के बाद पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 36 हमारा क्या है आंसर। इस प्रकार से हमने अपनी पूरी एक्सरसाइज एक ही वीडियो में सॉल्व करी। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे सवाल समझ में आए होंगे। धन्यवाद।